नमस्कार साथियों, वेदांता एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपनी जो क्वेश्चन सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है उसके नेक्स्ट वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस का पार्ट 2। और ईवीएस के पार्ट 2 में आज से हमने ईवीएस के पेडागोजी के क्वेश्चंस भी शामिल कर लिए हैं। इससे पहले वाले में सिर्फ हमने जो जनरल ईवीएस था उसके क्वेश्चन डाले थे, लेकिन अब पेडागोजी भी अपन साथ में लेकर चलेंगे। और जो टॉपिक आपको लगता है कि सर ये पेडागोजी का टॉपिक या ईवीएस का टॉपिक आप एक वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि सर प्लीज़ इसका वीडियो बना दीजिए, और आपको उसका वीडियो विद नोट्स मिल जाएगा। और ये जो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स क्वेश्चंस वगैरह के, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब ये साथ में अगर आप लगाओ तो सिर्फ सुनना नहीं है, आप पॉज करके उसका आंसर करने की कोशिश करो, और फिर जो डाउट जाता है आप कमेंट बॉक्स में डालें। हम कोशिश करेंगे कि आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले। बढ़ते हैं अपन क्वेश्चंस देखते हैं पार्ट 2 में। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतर स्थलीय स्थल से घिरा हुआ है तथा आर्थिक अधिकतम गहराई का बंदरगाह है और पूरी तरह से सुरक्षित है? तो जो स्थल के अंदर है, भारत की सीमा के अंदर है, तो वो निश्चित रूप से पूरी तरह से सुरक्षित होगा, और वो है पूर्वी तट का विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो प्राकृतिक गहरा बंदरगाह है। तो इसका आंसर बनेगा सीधे सीधे डी ऑप्शन। एक फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है ये, जो जानकारी अपने पास पहले से होनी चाहिए। ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस शामिल है? ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य रूप से जो सबसे अहम गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद सभी गैसेस आ जाती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाता है और खास जलवाष्प भी आ जाता है। तो अभी अपन देखेंगे सिर्फ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं? जो ग्लोबल वार्मिंग है वो देखने को हमें मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, जिससे समुद्र का लेवल ऊपर होता है, मीठा पानी कम होते जा रहा है, पीने का पानी भी कम होते जा रहा है लगातार। और समस्या होती है जो तटीय क्षेत्र हैं, तो वो तटीय क्षेत्र लगातार डूबते जा रहे हैं। तो ये समस्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, भूतापन की। आगे बढ़ेंगे, कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? कहाँ से जल प्रदूषित नहीं होता है? जहाँ पर बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल मटेरियल हमें मिलेगा वहाँ से जल ज़्यादा प्रदूषित नहीं होगा। प्रकृति भी जल को प्रदूषित कर देती है, लेकिन जल में इतनी क्षमता होती है कि वो अपने आप शुद्ध हो जाता है। लेकिन ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है। औद्योगिक कचरा, ना रेडियो एक्टिव कचरा, न खानों से प्राप्त कचरा, ये तीनों मानव जनित कचरे हैं। बचता है कृषि से प्राप्त कचरा। कृषि से प्राप्त कचरा अगर जल में जाता है तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है, अपने आप जल शुद्ध हो जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे, भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन सा संस्थान देता है? ये फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन है। बाढ़ की चेतावनी केंद्रीय जल आयोग देता है, जो डैम वगैरह के भी ध्यान रखता है और बहुत सारे कार्य इसके पास हैं। और ये संस्था आज़ादी से पहले से कार्यरत है। 1945 से केंद्रीय जल आयोग कार्यरत है, जिसमें जो जल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और जिसमें गंगा वगैरह के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इसी आयोग में चलाए जा रहे हैं, इसी आयोग की देखरेख में। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का क्या कार्य करती है? ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत बहुत सारे कार्य ग्राम पंचायत को सौंपे गए हैं। लगभग 27-28 तरह के विषय ग्राम पंचायत को सौंपे गए हैं, जिसमें कर लेना, पानी के स्रोतों का रख रखाव, विद्यालय का निर्माण, गरीबी रेखा के नीचे सूची बनाना, या पंचायत के लिए ऋण लेना, या पंचायत के लिए कोई नया कार्य करना। ये सभी ग्राम पंचायत की आज़ादी रहती है, वो कार्य कर सकता है। ग्राम पंचायत से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी 2020 में टीईटी में। वो पूछा गया था कहाँ पर आरक्षण प्रदान किया गया है महिलाओं के लिए? तो महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत मात्र संस्था है जहाँ पर महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया गया, और मध्य प्रदेश में वो रिजर्वेशन 50% है, और जो प्रावधान है वो 33/1/3 या 1/3 रिजर्वेशन का प्रावधान है। बढ़ेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरण के ह्रास के रूप में उत्पन्न होती है? किस आपदा के कारण पर्यावरण का ह्रास होता है, डिग्रेडेशन होता है पर्यावरण में? भूस्खलन अगर होगा तो जो जंगल के जंगल हैं वो भूमि में समा जाएंगे, तो इससे भी
पर्यावरण का ह्रास होगा। बाढ़ एवं सूखा होगा तो भी बाढ़ आने से जंगल चले जाएंगे, सूखा आएगा तो भी बहुत सारा एरिया बेकार हो जाएगा, इससे भी डिग्रेडेशन होगा। वनों की आग, वनाग्नि, दावाग्नि जिसको बोला जाता है, पूरे जंगल तबाह हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो वायु प्रदूषण है वो भी बढ़ जाता है, तो पूरी तरह से पर्यावरण का ह्रास होगा। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है। अब जल जनित बीमारी, जल से जो बीमारी होती है वो हम देखेंगे सीधे सीधे आंसर पर। अगर अपन जाएंगे तो आंसर क्या होगा अपना, डायरिया, जिसमें लूज मोशन वगैरह बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है, लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं इसमें डायरिया में। तो जल जनित बीमारी कौन सी होगी, डायरिया। अब इसके साथ में अपन डिप्थीरिया वगैरह को भी देख लेते हैं। डिप्थीरिया क्या होता है, इसमें नोजल और गले में इन्फेक्शन हो जाता है और बैक्टीरिया की वजह से होती है। डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होती है। टॉन्सिलाइटिस होता है, गले में अंदर टॉन्सिल्स हो जाते हैं, छाले की तरह हो जाते हैं, उसे टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है। इन्फेक्शन होता है ये भी, और बैक्टीरिया से होता है। खसरा, मिसल्स, बच्चों में जो दाने वगैरह हो जाते हैं वो समस्या होती है खसरा, मिसल्स। तो ये बच्चों की समस्या है, लेकिन अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डायरिया। बढ़ेंगे आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है, जिसका पर्यावरण से संबंध नहीं है। जल की बर्बादी, जल का संरक्षण। जल का संरक्षण पर्यावरण के लिए पॉजिटिव बात है, ना कि पर्यावरण के लिए कोई समस्या की बात है। तो बस ये क्वेश्चन है नहीं को देखने का। क्वेश्चन पढ़ने में ध्यान रखेंगे कि नहीं भी है क्वेश्चन में, नहीं तो देखा पर्यावरण और हाँ जल तो है ही है और लगा के चल रहे हैं, चलो अपन तो सही करके आए। जब किसी से मुलाकात हो तब पता चले और बोलो ओ सिट, अलग अलग रिएक्शंस, ओ माय गॉड। तो ध्यान रखेंगे अपन नहीं का विशेष रूप से, ये ह्यूमन एरर है, इनका ध्यान रखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। पर्यावरण का शिक्षण किस तरह से नहीं किया जा सकता। पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए, बिल्कुल। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए। अब देखो नेगेटिव वाले क्वेश्चन जहां ऑप्शन मिल जाता है वहां विचार हमें करना चाहिए। किसी भी शिक्षण पॉलिसी में या कहीं भी किसी भी शिक्षा के बारे में ये नहीं कहा जाता कि इसको इस समय पर जाके रोक देना चाहिए, और यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा को रोकने की बात की जा रही है। तो आंसर कौन सा होगा, सीधा अपना बी। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का घटक इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। मानव पर्यावरण में हमारे आसपास क्या शामिल होता है, भूमि शामिल होती है, समुदाय शामिल होता है, परिवार शामिल होता है, धर्म। आप बोलेंगे सर धर्म भी शामिल होता है, लेकिन धर्म अगर आप देखोगे तो यहीं पर शामिल होता है। आप लोग जब क्लास में जाते हो तो कोई धर्म नहीं होता, भूमि होती है, समुदाय होता है, परिवार होता है, लेकिन धर्म की बात हम लोग नहीं करते हैं। तो पर्यावरण में धर्म शामिल नहीं होगा। धर्म अमूर्त विषय है और यहाँ जो पर्यावरण है वो एक मूर्त विषय है जिसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। आंसर होगा इसका धर्म। कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कांटेदार झाड़ियाँ अब जो पाई जाती हैं वो है मुख्य रूप से जो मरुस्थल वाली जगह होती है वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, चाहे वो शुष्क मरुस्थल हो या नम मरुस्थल हो। यहाँ पर जो ऑप्शन मिला है हमें वो शुष्क रेगिस्तानी जलवायु का मिला है, और हमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला है गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु, जो कि भारत के पश्चिमी हिस्से में देखने को मिलती है। जो मरुस्थल हैं वहाँ पर। आंसर होगा बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, सौर ऊर्जा किस तरह का संसाधन है या किस तरह की ऊर्जा है। सौर ऊर्जा जो रोज सुबह सूर्य उग जाता है, ऐसा तो नहीं है किसी दिन हम शाम को सोचकर सोते हैं कि यार पता नहीं कल से सूर्य आएगा या नहीं आएगा। कुछ चीज़ें बिल्कुल जीवन से हमने परखी हैं और वो हमेशा सच हैं, तो वो सत्य के तौर पर ली जाती हैं। जैसे सूर्य का उगना, तो वो क्या है, एक अटल सच है, मतलब बार बार वो आ जाता है। अगर उससे ऊर्जा मिल रही है तो वो नवीकरणीय ऊर्जा में शामिल की जाएगी। अनवीकरणीय बिल्कुल भी नहीं है, परमाणु ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है, ज्वारीय ऊर्जा वो नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में समुद्र में जो लहरें उठती हैं उनसे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है टरबाइन चलाकर, उसे बोला जाता है ज्वारीय ऊर्जा। परमाणु भट्टी में जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है वो होती है परमाणु ऊर्जा। 13, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी मुख्य रूप से भारत के मध्य भाग में पाई जाती है, जिसमें मालवा का पठार सम्मिलित है। मालवा के पठार के आसपास काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको बोला जाता है दरारी ज्वालामुखी जब आया था तो उससे
काली राख या मिट्टी निकली, वो पूरे सतह पर फैल गई और ये सतह काली मिट्टी वाली हो गई। तो मध्य प्रदेश अपने पास ऑप्शन नहीं है मालवा में, तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी राज्य है गुजरात, वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से कपास की खेती गुजरात में काफ़ी स्तर पर की जाती है। और कुछ काली मिट्टी का हिस्सा महाराष्ट्र में भी है, लेकिन महाराष्ट्र भी ऑप्शन में नहीं है, तो बिना डाउट वाला अपना ऑप्शन होगा गुजरात। बढ़ेंगे आगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है। अब जड़ों का समूह कौन सा है, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, इसमें आप देखोगे अगर सीधे आंसर की बात करें गाजर और मूली जहां आपको एक साथ एक ही कैटेगरी में दिखें आप समझ जाना, क्योंकि उनकी कैटेगरी क्या है, एक ही है। और यहां पर हमसे किसका क्वेश्चन पूछ रहा है, जड़ का। गाजर और मूली आप देखें किसी ऑप्शन में आपको एक साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। गाजर और मूली एक ही ऑप्शन में डी में दिख रहा है, तो आंसर कौन सा बनेगा, डी अपना, गाजर, मूली और चुकंदर। बाकी आलू, अदरक वगैरह हैं, ये हैं तने के प्रकार, जो तना है, कोई प्रकंद है, कोई कंद है, वो आलू, अदरक वगैरह उनके प्रकार हैं। जड़ में कौन आएगा, गाजर, चुकंदर और मूली। उम्मीद है क्लियर होगा सभी को। क्लासिफिकेशन इसका भी अपन देख नहीं रहे हैं, बढ़ते आगे। तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना के पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। तेज बुखार के साथ कंपकपी, बुखार आना और ठंड लगना, अब ये बहुत ही सामान्य लक्षण है जिसके बारे में समय समय पर बोला जाता है, और वो है लक्षण किसका, मलेरिया का। यहाँ से क्वेश्चन अपन उल्टा अगर देखें तो मलेरिया का इलाज क्या होगा, सिनकोना के पेड़ की छाल। यहाँ पर सीधा उसने पूछ लिया है, तो याद रखेंगे मलेरिया और सिनकोना के पेड़ की छाल, ये मलेरिया का सिम्टम्स है, ठंड लगना और बुखार आना। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र जो संकलित करता है 3 से 5 में, विज्ञान की अवधारणा हो और मुद्दों को। विज्ञान की अवधारणा बिल्कुल नहीं, बच्चों को विज्ञान की अवधारणा से उस समय पर अवगत बहुत ज़्यादा नहीं करवा सकते, सिर्फ विज्ञान से पर्यावरण को लेके। फिर उसके बाद चलेंगे पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। ठीक है, हो सकता है पर्यावरण शिक्षा भी लिया है, सामाजिक अध्ययन, समाज को भी उसमें शामिल किया और उसमें विज्ञान को भी शामिल करके चल। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा हो और मुद्दों को। अब इसमें सिर्फ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण को पीछे छोड़कर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर जोर दे रहा है। डी ऑप्शन में पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान पर जोर दे रहा है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान को छोड़कर चल रहा है। जबकि पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान दोनों जो छोटी कक्षाएं एक साथ चलने वाले विषय होते हैं, जो कि सिर्फ किस में दिख रहा है, पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक अध्ययन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए या खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है बच्चों को पर्यावरण को सीखने के लिए, चाहे हम अपने खेल के मैदान की अध्ययन की बात करें, या हम अपने पड़ोस की बात करें, या हम अपने गार्डन की बात करें, या हम स्कूल के खेल का जो मैदान है, या अपने क्लासरूम के आसपास की बात करें, उसको सीखने के लिए टाइम क्यों दिया जाता है। ये बहुत ही सरल और साधारण सी बात है कि उसको समय क्यों देंगे। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, वो क्या याद करेगा, छत पर क्या याद करेगा, क्लास में क्या याद करेगा, प्लेग्राउंड में क्या याद करेगा, घर पर बैठ के क्या याद करेगा। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। हाँ, वो सभी जगह पर क्या इकट्ठा करेगा, सूचना इकट्ठा करेगा। गार्डन में अलग करेगा, प्लेग्राउंड में अलग करेगा, घर पे अलग करेगा, छत पे अलग करेगा, क्लास में अलग करेगा, वो सूचनाएं एकत्रित कर रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन रोकते हैं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। अब ये कहाँ पर ले गया है, टाइम देना बाल केंद्रित, कोई तुक नहीं है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, यहां भी कोई तुक नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। शिक्षक क्या करवाए पर्यावरण अध्ययन के लिए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करे। अब बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना मतलब व्याख्यान देना पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका सिखाने के लिए नहीं हो सकता, गतिविधि के लिए नहीं हो सकता। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रकरणों का रेखीय
आयोजन करना, अब प्रकरणों का रेखीय आयोजन तो फिर क्या कर सकते हैं, कोई आयोजन नहीं होगा, और वो भी रेखीय आयोजन की बात कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, ये तो ऑप्शन हटा ही देंगे पाठ्य पुस्तकों का, इनको बोझ माना जाता है। अब बचा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के। इससे पहले वाले प्रश्न में देखा पर्यावरण अध्ययन में बच्चा कर क्या रहा है, सूचनाओं को एकत्रित कर रहा है, और फिर से वही वैसा ही कुछ क्वेश्चन आ गया, सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृतांत या घटना के बारे में बताकर कि एक बार ऐसा हुआ था, लोगों ने फुकुशिमा का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, भोपाल गैस त्रासदी का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, वृतांत बताया जा सकता है। तो वृतांत निश्चित रूप से पर्यावरण अध्ययन में सहायक होते हैं। कहानियां बताई जा सकती हैं, जंगल था, जंगल में राजा ने पूरा जंगल कटवा दिया, इस तरह से वहां पर पीने को पानी नहीं बचा, इस तरह से कहानियां सुनाकर पर्यावरण के महत्व को समझाया जा सकता है। तीसरा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। जो अवधारणाएं हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट की अवधारणा है, पानी खत्म होने की अवधारणा है, जो जल संकट है उसकी अवधारणा है, ये जो कंसेप्ट्स हैं, इनको संप्रत्ययों को अगर बहुत अच्छे से शिक्षक व्याख्या करता है तो भी इससे पर्यावरण का जो अध्ययन है उस पर प्रकाश डाला जा सकता है, प्रभावशाली वो तरीका हो सकता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। अब इसमें प्रदर्शन जब आ गया है और पर्यावरण में प्रदर्शन बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो फिर कौन सा ऑप्शन क्या बचेगा अपने पास, वृतांत, कहानियां और अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, ऑप्शन नंबर डी। इसमें प्रदर्शन से आप रखना, प्रदर्शन पर नहीं जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना। अब नए नए तरीके के जानवर सामने आएंगे। अभी बच्चों के सामने क्या है, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस वगैरह, ये कुछ एक जानवर हैं जो टिप्स पर वो याद रखते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, बच्चों को जानवरों का अवलोकन करने के लिए ले जाया गया, दिखाए गए जानवर और चित्र बनाने को बोला गया। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होगा, वो नई चीजें देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, अच्छा इसमें ये कलर है, अच्छा इसमें ये होता है, तो सृजनात्मक नई नई चीजें वो देख रहे हैं, करने की कोशिश करेंगे। बच्चों में अवलोकन देखकर समझने की शक्ति आ रही है, रचना कौशलों का विकास हो रहा है, जो क्रिएटिविटी है, स्किल्स की जो क्रिएटिविटी है वो देखने को मिलेगी। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास होगा। सौंदर्यगत मतलब इतने खूबसूरत जानवर भी होते हैं, जैसे खरगोश को देखकर वाओ कितना अच्छा जानवर है। तो इस तरह से ये तीनों चीजें क्या होंगी, बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने पर ये तीनों जो निष्कर्ष हैं वो हमें प्राप्त होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब इसके क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आप फ्लो में करते तो हो, लेकिन आपको ये एडवाइस दी जाती है आप पॉज करके एक बार आंसर करने की कोशिश किया करो, फिर उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन देखा करो, और फिर डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। और बिल्कुल आपके लिए ये ऑप्शन खुला है कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो बनवाना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बोलें, हम कोशिश करेंगे कि वैसी वीडियो बनाई जाए। आज के लिए इतना, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।